के अंदर आप इस रूप से प्रस्तुत करना चाहते थे कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग एक सरकार है। हमारे साथी लोग जो बेवजह बेगुनाह साथी जो अंदर हैं, उनको निकालने की मुहिम, निकालने की लड़ाई जुड़ी हुई है। ये जो कंसेंसस मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी का है, हिंदुत्ववादी ताकतें और इनकी तरह की फांसीवादी ताकतें कैसे भी करके हमें तोड़ना है। तो हर जने को अपनी लड़ाई सामूहिक रूप से भी लड़नी होगी, लेकिन इंडिविजुअली भी लड़नी होगी। मेरे को बहुत ज्यादा अफसोस है कि हम लोग इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं जहां उमर खालिद को 1000 दिन से ज्यादा हो गए हैं, उनको अंदर रहना पड़ रहा है विदाउट बेल। देखिए, उमर खालिद वॉज अ प्राइज ट्रॉफी सरकार के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। उनको ये साबित करना था कि एक इतना बढ़िया विचार रखने वाला, एनालिटिकल माइंड, सही सोच रखने वाला एक हीरो था बहुत बड़े ग्रुप के लिए, केवल मुसलमान समाज के तबके के लिए नहीं, बहुत बड़े समूह के लिए वो हीरो था। और जब उसको गलत फंसाया गया था तब पूरा देश भर जेएनयू में 2016 में एक आवाज उठी थी। तो वो इस चीज को कभी सहन नहीं कर पाए कि कोई व्यक्ति इतने पुरजोर ढंग से, इतने स्पष्ट रूप से एक तरीके से कैन स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक यंग युवा लड़का कैन स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वो भी मोदी सरकार। तो नाक और मूंछ का सवाल तो था ही, उससे ज्यादा था। और इनके जो हिंदुत्ववादी ताकतें और इनकी तरह की फांसीवादी ताकतें कैसे हर बार पंचर करे हम लोगों के किसी भी सोच को। और उसमें उमर खालिद, जब मैं कहती हूँ वाज अ प्राइज ट्रॉफी, उसको कैसे साबित किया जाए हम सबको। देखो, हम इसको एकदम उठा सकते हैं। और मैं इसलिए भी ये कह रही हूँ क्योंकि मैं एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ, और एक मानव अधिकार कार्यकर्ता होने के नाते ये जून का महीना सिर्फ उमर खालिद के 1000 दिन नहीं है, जो कि बहुत अफसोसजनक है। 5 साल से 5 लोग भीमा कोरेगांव के उठाए गए थे। 2018 के अगस्त में जाके 4 और लोग को उठाया, और कुल मिला के 16 लोग को 2020 तक। और हमने देखा 2021 में फॉरेस्ट चांद स्वामी 83 वर्ष के व्यक्ति, कैसे उनको उनके लिए क्या साबित करना था? ये साबित करना था कैसे तुमने अदालत में, झारखंड की रांची की हाईकोर्ट में कैसे डाल दिया तुमने कि इतने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और ये क्यों जेल के अंदर है प्रिजनर्स। कैसे 10-10 साल हो गए, 16 साल हो गए, बेल क्यों नहीं मिली? और रांची हाईकोर्ट ने उसको सीरियसली लिया, और नोटिस जब दिए तो हर कलेक्टर एसपी परेशान हो गए लिस्टें बना बना के डालने में। और उसके बाद तय किया कि अब फॉरेस्ट चांद स्वामी को उठाना। इसी तरह एक आप देखेंगे भीमा कोरेगांव में इसी तरीके से उठाए गए हैं लोगों को, और वो भी एक तरीके से आइकॉन थे, मानवाधिकार ही नहीं लेकिन अन्य रूप से क्रांतिकारी समाज के लिए एक तरीके से हीरोज थे, और आपने उनको उठाया। वो नायक थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यूएपीए की सेक्शन 18, उमर खालिद को किस धारा में डाल रखा आपने? उमर खालिद को आपने धारा 18 यूएपीए की कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा आपने बहुत कुछ डाल दिया, लेकिन वो सब बाद में आएंगी। उसके माने मेरे पे 302 के 10 मुकदमे आप डाल दे, मैं नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल आईपीसी की हर धारा के तहत बड़ा
बड़ा खून करने के बाद भी मुझे बेल मिल सकती है। लेकिन यूएपीए की एक साथ कॉन्स्पिरेसी की धारा कि मैं आतंकवादी क्राइम कमिट करने जा रही हूं या मैंने कमिट किया कोई भी आतंकवादी घटना को, उसमें हम कोई भी सवाल उठा नहीं सकते। बेल उसमें नहीं मिलती है। बेल दिक्कत यह है कि बहुत सारे साथी हमारे इस वक्त जेल में इस सेक्शन 18 के तहत है। भीमा कोरेगांव के सारे लोग, आधे तो पहुंचे भी नहीं थे भाई जब भीमा कोरेगांव का सम्मेलन हुआ था। जैसे खालिद थे नहीं, उमर खालिद, जब रायट शुरू हुआ उस दिन हम और आप इकट्ठे हम लोग दौरा कर रहे थे खालिद सैफी के साथ, पूर्वानंद भी थे और भी बहुत साथी थे। हम लोग दौरा कर रहे थे इलाकों में क्या हो रहा है। उमर खालिद तो थे भी नहीं, लेकिन आपको उनको होने की जरूरत नहीं है। जैसे भीमा कोरेगांव में आपको किसी को होने की जरूरत ही नहीं है, वो थे ही नहीं। पुणे के 31 दिसंबर 2017 के सम्मेलन में वो थे ही नहीं, लेकिन आपने सबको उठा लिया इन कॉन्स्पिरेसी। और आपने तब कहा उनके केस में कि वो एक भीमा कोरेगांव टाइप केओस लाइक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर को भी हत्या करना चाहते थे। लेकिन भाई चार्जशीट में कहीं तो दिखता कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे वो अप्रोच कर रहे थे, कैसे मारना, कहीं पे भी नहीं है चार्जशीट में। उस वक्त आपने मीडिया को उछालने के लिए, जैसे उमर खालिद के लिए, उमर खालिद वॉज ऑल्सो प्राइज ट्रॉफी, क्योंकि तब सदन चल रहा था जब उमर खालिद को उठाया। एक तरीके से सदन के अंदर आप इस रूप से प्रस्तुत करना चाहते थे कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग एक सरकार है, देखिए हमने इसको भी उठा लिया, उमर खालिद को भी उठा लिया। तो आपको लगता है कि क्या उमर खालिद जल्दी निकलेगा? सॉरी, ना कोई भीमा कोरेगांव के निकलने वाले हैं, जो निकल गए। सुधा निकली डिफॉल्ट बेल, निकलने के लिए तो सबको निकलना है। कानून तो यह है कि सबको निकल जाना चाहिए, डोंट गेट मी रॉन्ग। कानून तो यही है कि एवरीबॉडी शुड बी आउट, क्योंकि केवल क्लियर लिखा है ओनली देयर इज अ ग्रेव ऑफेंस। लेकिन आपने यूएपीए में ऐसा पेचीदा ढंग डाल दिया है कि आपके बारे में एक लाइन भी हो आपके विरोध में तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो इस मसले में आप अंदर रखना चाहते हो उमर खालिद को, और 1000 से ज्यादा दिन भी आप आपकी बस चले तो आप बहुत कुछ आगे घसीट सके। भीमा कोरेगांव में जैसे मैं बोली थी, 16 में से फादर स्टैन की तो डेथ हो गई। वरवर राव जो इतने बीमार थे तब वो मेडिकल बेल, इट्स लाइक अ परमानेंट बेल। गौतम नवलखा हाउस अरेस्ट जिसमें 70 लाख रुपए उनको पुलिस की मैंने उनको चार्ज किया जा रहा है कि पुलिस सिक्योरिटी, मैंने आप हमें हाउस अरेस्ट में रख रहे हैं, हम आपका टू कीप माई सेल्फ इन हाउस अरेस्ट आई विल बी पेइंग यू 70 लाख रुपीस। ये तो पहली किश्त है, टोटल उसको पता नहीं 1 करोड़ 1.25 करोड़ देना है। और जैसे मैंने बताया कि सुधा को डिफॉल्ट बेल है, इसके बाद तो सारे 12 लोग तो अंदर हैं। और यहाँ पर भी आपके आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना और नताशा के अलावा किसी 21 में से किसी को भी आपने बेल नहीं दी है। मेरे को लगता है कि ये मानते हुए कि हिंदुत्ववादी ताकतों, या हम उसको क्या बोले, मेजॉरिटेरियनिज्म के ऑल्टर पे पूरे कानून को आपने बलि दे दी है। यू हैव सैक्रिफाइस्ड द लॉ एट द ऑल्टर ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। ये चीज हम लोगों को कहीं ना कहीं हमें कैसे भी करके हमें तोड़ना है। ये जो कंसेंसस मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी का है, और आपको विश्वास नहीं होगा, उमर खालिद को अंदर रखने का भी जबरदस्त कंसेंसस, जैसे भीमा आम लोगों में
ऑफेंसेस हैं। हमें इस चीज को बिल्कुल तोड़ करना होगा और हमें पहली मांग उमर खालिद के साथ साथ मैं इस पूरे सभा में कहना चाहूंगी, रिलीज देम ऑल बट इंट्रोड्यूस बेल in UAPA, which you have snatched away through a judgment. Bail has to be reintroduced in the UAPA. तो ये हमारी पहली मांग। हम चाहे उमर खालिद सैफी या अन्य दिल्ली गुलफिशा, क्या किया, उसका क्या था, सारे असर्टिव जितने भी युवा लोग, जैसे आप पूर्वानंद कह रहे थे, जो असर्टिव थे, जो खड़े होके कह रहे थे कि संविधान की स्पिरिट से हम जिएंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी संविधान का स्ट्रक्चर है, संविधान का स्पिरिट है। तब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे राजस्थान के जगदीप धनखड़ और उनके साथ साथ जो पूर्व लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, सारे लोग जुडिशरी पर हमला कर रहे हैं कि आप हमसे छोटे हैं, लेजिस्लेचर बड़ा है, आप हमसे छोटे। तो देखिए भैया, सारी लड़ाइयां, सारे मोर्चे एक साथ हम लोग नहीं खोल पाए। मानव अधिकारों की लड़ाई में हमें हमें तो निकालना है। जो लार्जर क्वेश्चन है CNRC, we will deal with it later. We will deal with it. We have to deal with it. लेकिन let's foreground हमारे साथी लोग जो बेवजह बेगुनाह साथी जो अंदर हैं, ये political prisoners like of Bhima Koregaon, like of the Delhi riots and others, उनको निकालने की मुहिम को हम एक साथ करें, इंट्रोड्यूस बेल और जुडिशरी को जवाबदेह बनाने की, ये साथ साथ उमर खालिद को निकालने की लड़ाई, खालिद सैफी व अन्य को निकालने की लड़ाई जुड़ी हुई है हमारे UAPA में बेल को वापस स्थापित करने की लड़ाई और जुडिशरी को जवाबदेह बनाने की लड़ाई। ये जुडिशरी क्यों नहीं अपने कायदे से चल रही है? रूल ऑफ लॉ जिसके ऊपर निर्भर है, उनको देखना कि रूल ऑफ लॉ कायम हो, वो आज की तारीख में कैसे पूरी पीछे बैठ चुकी है। साथियों, हम नहीं चाहते उमर खालिद एक आंकड़ा बने। बेल 2018 में जब 1:4 PUCL ने एक स्टडी किया, UAPA जो भी डेटा था, हमने पाया कि 2018 में जब लगभग 1500 केसेस थे, तब 16% लोगों को ही बेल मिला। 2020 में जब 1300 प्लस लोग गिरफ्तार हुए तो 16.8% लोगों को मिला, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन अगर आप देखें कन्विक्शन, आपने लोगों को 10 साल, 14 साल, 15 साल, मणिपुर, असम, इन जगह सबसे ज्यादा, और आपने 15-15 साल रखा लोगों को, और आपका अरेस्टी कन्विक्शन रेट क्या है पर अरेस्टी? 2.8, 3% से भी कम। तो साथियों, और IPC में क्या है? 22%, 1/4। मेरा मानना है साथियों, उमर खालिद या अन्य कोई एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे अपने साथी हैं। हमें इन अपने साथियों को निकालना है, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और अब मैं एक PUCL के व्यक्ति के तहत कुछ बोलना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुआ है, और क्योंकि हमारे नदीम भाई और अन्य साथी भी यहाँ बैठे, क्या हम लोग एक दिल्ली CA के तहत 751 FIR, एक तो नंबर ही इतना इन्फ्लेटेड, जिसमें 150 FIRs ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस, जिसमें 1 FIR ऑफ UAPA, can we have a regular update on what is happening in the Delhi cases?
जैसे हम भीमा कोरेगांव में रेगुलर अपडेट करते हैं, क्योंकि देखिए मैं एक ग्रुप में गई हूं अंदर, एक ही क्राइम में हम सबको चार्ज किया हो धाराओं में, लेकिन हर की कहानी दूसरी है। तो हर जने को अपनी लड़ाई सामूहिक रूप से भी लड़नी होगी, लेकिन इंडिविजुअली भी लड़नी होगी। ये मानव अधिकार का प्रिंसिपल है, क्योंकि हर जने को अपन, क्योंकि मेरा मानव अधिकार मेरे एक इंसान होने के तहत, तो हमें एक एक की लड़ाई उसके केस के मेरिट पे लड़नी होगी। तो भीमा कोरेगांव में हमारी एक साथी है, लॉयर है, बॉम्बे में, सूजन एब्राहम, वो हमें लगातार अपडेट करती रहती हैं कि फलाने का केस अब ये है, अब इसने सुप्रीम कोर्ट में डाला और अब इसने वहां डाला। कैन वी हैव अ सिमिलर अपडेट एंड वॉच ऑन दी? इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दिल्ली सीए केसेस 59 एंड अदर्स, जैसे नदीम ने कहा इतने सारे अंदर हैं, एंड हम लोग इसकी फिर पैरवी टारगेटेड वे में कर सकते हैं। जब हमें एक मजमा का अंदाज हो कि भाई है क्या ये नजारा, अब कितने अंदर, अब कितने बाहर, अब किसने क्या बेल, किसकी बेल कहाँ रिजेक्ट हुई, ग्राउंड्स रिजेक्शन क्या था, या 6 महीने से जैसे वर्निन गोंजाल्विस की 3 मार्च से बैठे हुए हैं डिसीजन फॉर बेल इन द सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्ड। ये these are also very important things to put out। हम लोग के ये मत सोचे कि हम लोगों के वक्तव्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। एक उसका भी, ये मीटिंग से भी फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें कैंपेन, अगर हमें इसको देखिए ऑल इंडिया कैंपेन करना होगा, केवल एक समुदाय के कुछ लोग या उसके साथी लोग, आप तो बनिए एंकर, लेकिन जब तक हम इसको एक ऑल इंडिया कैंपेन नहीं बनाएंगे तब तक मुझे लगता है वो झंकार भी नहीं हो पाएगा, और हमें झंकार से ज्यादा पलटना है पूरा। तो मेरी गुजारिश है दैट इस चीज में कैंपेन फॉर द रिलीज ऑफ उमर खालिद एंड अदर्स, इसको लेके we think through it, how do we build it into an all India campaign? Obviously उमर खालिद and others एक टेबल ही बन जाए, who is in jail for so many days, ये टेबल ही बन जाए under UAPA and under IPC में भी आपने 3 साल लोगों को रखा है। what is this? IPC crimes which have no proof, charge sheets are nothing। हमें पता है चार्जशीट में आपने हिंदू मुसलमान दोनों को डाल के एक मुसलमान का कुछ जलाया, आपने उसे मुसलमानों को भी डाल दिया एज अक्यूज्ड, और फिर कोर्ट कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आपने तो दिल्ली में तो एकदम लचर तरह की चार्जशीट्स हुई हैं। तो एक तो ये मेरा सुझाव था, और दूसरा मेरा सुझाव था कि हम कुछ 6-7 UAPA की जन सुनवाइयां करें, we must do it, जिसमें हम तरह तरह के लोग लाए। अगेन आप कहेंगे what happens with these जन सुनवाई, लेकिन हमने PUCL ने छोटी सी रिपोर्ट निकाली only on secondary data, और ज्यादा कौन ट्रांसपेरेंट है, सबसे खतरनाक एजेंसीज NIA, जिसको अब होना नहीं चाहिए, जिसको हमें रैप अप कर लेना चाहिए, जिसका कानून के तहत बनाया गया, इसको तो हमें हटा देना चाहिए NIA, लेकिन वो सबसे ज्यादा हर केस के बारे में अपनी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ देती है। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू अगेन कलेक्ट अ लॉट ऑफ डेटा अराउंड ऑल दिस, एंड ये जो अब्यूज ऑफ सेक्शन 18 एंड अब्यूज ऑफ the law of UAPA is, I mean, I am strictly saying on UAPA we have to do hearings all over। खुर्रम परवेज और इरफान मेराज जर्नलिस्ट को आज फिर उनको उनकी बेल का खारिज हो गया, नहीं मिली जाएगी आपको। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑनगोइंग। ये सारे हमें समझना चाहिए राजनैतिक
प्रिजनर्स हैं और राजनीतिक प्रिजनर्स की कैटेगरी हमारे जेल मैनुअल में नहीं है, ये कैटेगरी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हम सबको समझ में आ रहा है कि ये सारे राजनीतिक प्रिजनर्स हैं, तो रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स का अगर हमें स्लोगन, अगर हमें नारा देना है तो हमें उसको उठाने के लिए नए नए मंच गढ़ने होंगे। पीयूसीएल जैसे संगठन बहुत छोटा है, लेकिन हम इन कुछ चीज़ों में मदद भी कर सकते हैं। उमर खालिद और दिल्ली सीए में जो लोग यूएपीए में पकड़े गए, ये हमारे लिए प्रायोरिटी दैट दे गेट रिलीज, एंड उसके लिए हम जरूर काम करेंगे। वी वुड रियली नीड योर हेल्प। थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।